एकता के बिना समाज में बड़े परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। जटिल कामों को एकता से सरल बनाया जा सकता है। असहमति और गलतफहमी समूह की प्रगति को धीमा कर सकती है, इसलिए एकता के साथ काम करें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कतर समकक्ष से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर की बातचीत। आज करेंगे कतर के अमीर शेख तामीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी के पहले हिंदू मंदिर का किया उद्घाटन। मानव इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए यूएई को दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया को समावेशी और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकारों की जरूरत। दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा से 100 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार की उम्मीद। दोनों देशों ने 2030 तक 100 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य तय किया। और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज का 125वां स्थापना दिवस आज। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि। उपराष्ट्रपति करेंगे छात्रों का मार्गदर्शन। सुप्रभात में अब बात करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के दौरे पर हैं। आज वो कतर के अमीर शेख तामीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात करेंगे और उनके साथ तमाम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने बुधवार को कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के साथ बैठक की। इस दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री अल थानी के साथ बातचीत शानदार रही। हमने भारत और कतर के बीच मैत्री को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में चर्चा के दौरान व्यापार और निवेश, ऊर्जा और वित्त जैसे मुद्दे शामिल थे। इससे पहले भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के कतर पहुंचने पर भारतीय समुदाय में गजब का उत्साह देखने को मिला। दोहा पहुंचने पर प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। पिछले दिनों कतर में सजायाफ्ता 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोहा की ये यात्रा काफी अहम है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये उनकी दूसरी कतर यात्रा है। इससे पहले 2016 में उन्होंने कतर का दौरा किया था। भारत और दोहा मजबूत संबंध साझा करते हैं। आइए नजर डालते हैं दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर।
14 फरवरी यानी कल का दिन भारत और यूएई संबंधों के लिहाज से हमेशा खास रहेगा। इस तारीख का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर BAPS स्वामी नारायण का है। ये मौका संयुक्त अरब अमीरात में सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री ने अबुधाबी में बोचासडवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर में पूजा की और दर्शन किए। पूजा के बाद प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका अभिवादन किया गया। मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकला से प्रेरित है। मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। पूरा मंदिर ऐसी संरचनाओं से भरा है जो विश्व कल्याण का संदेश देती हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती हैं। अबुधाबी का BAPS स्वामी नारायण मंदिर 108 फीट ऊंचा, 262 फीट लंबा और 180 फीट चौड़ा है। इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने दुबई में उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, तो पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। टेक्नोलॉजी हर प्रकार से, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक की डिसरप्टर साबित हो रही है। टेररिज्म आए दिन एक नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनौती लेकर आ रहे हैं। क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस भी समय के साथ और बड़े होते जा रहे हैं। एक तरफ डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिस्टम्स बिखरा हुआ नजर आता है। और इन सब के बीच हर सरकार के सामने अपनी प्रासंगिकता को बचाने का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका मानना है कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो, ये सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है। हम अक्सर कई एक्सपर्ट्स को सुनते हैं कि कोविड के बाद दुनिया भर में सरकारों पर भरोसा कम हुआ है, लेकिन भारत में हमने एकदम विपरीत अनुभव देखा। बीते वर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। लोगों को हमारी सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दोनों पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हर सरकार के सामने सवाल है कि वो किस अप्रोच के साथ आगे बढ़े। उनका मानना है कि आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो समावेशी हों, जो सबको साथ लेकर चलें। आज विश्व को
ऐसी सरकारों की जरूरत है जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चले। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बड़े बदलाव का माध्यम बनाए। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो क्लीन हो, जो करप्शन से दूर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचारी बाजार स्थल भारत मार्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर लाना और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बातचीत में दोनों देशों के बीच साझेदारी पहले से और अधिक मजबूत करने पर केंद्रित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के बाद अनुमान है कि भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। दोनों देशों ने 2030 तक 100 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य तय किया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये लक्ष्य काफी पहले हासिल करने में कामयाबी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच व्यापक वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। दोनों शीर्ष नेताओं ने मजबूत आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों का समर्थन करने की बात कही। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। अब बात देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक हिंदू कॉलेज की। डीयू का हिंदू कॉलेज आज अपना 125वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के 125वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति छात्रों का मार्गदर्शन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। भारत तभी आत्मनिर्भर हो सकता है जब भारत की हर इकाई आत्मनिर्भर होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बेड़ेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सांभर और उदयपुर जिलों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने जो आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है वो तभी हो सकता है जब भारत की हर इकाई स्वावलंबी हो। उन्होंने स्वावलंबन को प्रोत्साहन देने के लिए सभी स्वयं सहायता समूहों और उससे जुड़े हर व्यक्ति की सराहना की। जब राजस्थान की वीरता की बात होती है तो यहाँ के आदिवासी समाज के भाई बहनों का गौरवशाली इतिहास हमेशा याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की सेना में आदिवासी वीरों की संख्या बहुत बड़ी थी। उन वीरों ने राणा का हरदम साथ दिया था। आदिवासी माताएं और बहनें अपने पतियों और बेटों को मातृभूमि की सेवा में मर मिटने के लिए खुशी खुशी विदा करती थी। मैं उन सभी ऐतिहासिक वीर माताओं और बहनों को सादर नमन करती हूँ।
आधुनिक युग में भी हमारे देश की आदिवासी की बहनें परिश्रम और प्रगति के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। पिछले साल दिसंबर में मैं जैसलमेर आई थी, जहां मैंने लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया था। वहां मैंने देखा कि कैसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन देश भर में हो रहा है। मैंने अनेक राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूह को देखा, संबोधित किया, उनसे बातचीत करते हुए वहां की महिलाओं के आत्मविश्वास को मैं महसूस भी किया। प्रायः गरीब व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं के क्रेडिट या लोन मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एक खुशी की बात है कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर राजस्थान सरकार इस समस्या का समाधान निकाल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज के अन्य वर्गों के लोग जनजातीय समुदाय से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मानव समाज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो या क्लाइमेट चेंज की या फिर मूल्यों के पतन की, आज हमें इन सब समस्याओं का समाधान खोजने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि इनका समाधान खोजने के बाद ही हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर जीवन जी सकें। भारत सरकार ने लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता से प्रभावित होकर लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निश्चय लिया है। मुझे खुशी है कि ये योजना सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रही है। देवियों और स्वजनों, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के हित में अनेक विशेष प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। जनजातीय समाज के अवसर की समानता मिले, इसकी व्यवस्था भी संविधान तथा अन्य अधिनियमों एवं संस्थानों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अनुसूचित जनजातियों के लोग स्वयं अपनी स्थानीय शासन व्यवस्था चला सके, इसके लिए संविधान की 5वीं अनुसूची में विशेष व्यवस्था की गई है। इस अनुसूची में दी गई व्यवस्था 10 राज्यों में लागू है। इन राज्यों में से राजस्थान भी शामिल है। जनजातीय समुदाय ने स्वशासन के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी संसदीय क्षेत्र कोटा में मेमू रेल सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने ट्रेन में सवार यात्रियों से संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने यात्रियों से अनुभवों को सुना और आशाओं को जाना। क्षेत्र के लोगों का मेरे प्रति ये प्यार और स्नेह ही मेरी अमूल्य निधि है, ऐसा उन्होंने कहा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ओडिशा से और एल मुरुगन मध्य प्रदेश से प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से और सोनिया गांधी राजस्थान से उम्मीदवार हैं। 27 तारीख को राज्यसभा के लिए मतदान होना है। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं कि इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 15 फरवरी साल 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया इतिहास रचा। ये पहली बार था जब किसी देश ने एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाबी हासिल की। ये प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, जिसमें PSLV C-37 रॉकेट ने कार्टोसैट 2 सीरीज की सैटेलाइट्स को तयशुदा ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस सफल प्रक्षेपण से भारत ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के 37 उपग्रहों के लॉन्च का रिकॉर्ड तोड़ा था।
इसरो की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसरो टीम को बधाई दी थी। 15 फरवरी साल 1942 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में मौजूद ब्रिटिश नेतृत्व में लड़ रही मित्र राष्ट्रों की सेना ने जापान के सामने आत्मसमर्पण किया था। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसे ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी करार दिया था। जापानी फौज ने लगभग 60,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। जापानी सेना भारी मात्रा में गोले बारूद और हथियारों पर कब्जा करते हुए बर्मा के रास्ते मणिपुर तक आ गई थी। हालांकि ब्रिटिश फौज यहां पर जापानी सेना को रोकने में कामयाब रही। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के हाइलाइट्स के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूँ, आप लोगों के बीच आया हूँ, कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूँ। भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी होगी, उनकी प्राथमिकताओं को सामने लाना। अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया।